जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष ने पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा जिन समझ लिया था कि जहां पर जो मांगो वो इच्छा पूरी हो जाए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। जमानत लेने जाओ जमानत मिल जाए, स्टे लगवाने जाओ स्टे लग जाए। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है और विपक्ष की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट में जाकर धराशायी हो रही है। चाहे एसआईआर हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, या फिर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा हो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तो हर मामला ले जाते हैं, लेकिन वहां पर इनको ऐसी दलीलें सुप्रीम कोर्ट से ही सुनने को मिल रही है कि इनको ना तो स्टे मिल पा रहा है, ना ही इनके हक में कोई फैसला हो पा रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में डांट भी सुनने को मिल रही है। जैसे राहुल गांधी को भी कुछ समय पहले सुनने को मिली थी कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो वो भारतीय सेना के खिलाफ इस तरह की बातें, अपमानजनक बातें ना करते। इस पर परेशानी भी बढ़ गई थी तो प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिप्पणी कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल इनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो इन्हें परेशानी लग रही है। ऐसा ही हुआ है जम्मू कश्मीर के मामले में। कोशिश तो पूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही स्टेटहुड दिलवा दें, पहले से ही कोशिशें चल रही थी। फारूक अब्दुल्ला आए थे कुछ दिनों पहले, वो इंडी अलायंस के नेताओं से मिले थे। उमर अब्दुल्ला उससे पहले आए थे, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, गुजरात में भी जा रहे हैं, स्टालिन से भी मिल रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। इधर कांग्रेस में भी होड़ लगी हुई थी। राहुल गांधी वो चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम मोदी को कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हालांकि इंडिया अलायंस का कोई और नेता उस भूख हड़ताल में आया नहीं। इनमें होड़ लगी थी कि देखिए हम भी स्टेटहुड मांग रहे हैं, सिर्फ उमर अब्दुल्ला नहीं मांग रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी भी मांग रहे हैं। तो ऐसी होड़ चल रही थी और इसी होड़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ लोग लेकर गए इसे सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि नजर तो सबकी बनी हुई थी कि वहां पर क्या होता है। इन लोगों ने सोचा था कि जिस तरह चुनाव के लिए हमने एक समय सीमा ले ली थी कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो ही जाना चाहिए, तो ऐसी ही समय सीमा हम स्टेटहुड के लिए भी ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर केंद्र सरकार को कह दिया तो केंद्र सरकार फिर बाध्य हो जाएगी। यही सोचकर कुछ लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में और वहां इन्होंने दलीलें देनी शुरू की। और 6 साल हो गए हैं 2019 के बाद से, जब से 370 हटा था, अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया। पिछली बार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चुनाव को लेकर जो फैसला था उसमें कहा गया था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। विकास प्रभावित हो रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, ये सारी बातें उसके अंदर कही गई। लेकिन वहां से सरकार की तरफ से भी वहां पर वकील मौजूद थे। इनकी तरफ से तो थे गोपाल शंकर नारायणन और मेनका गुरुस्वामी, 2 लोगों की याचिका पर ये लोग वकील थे। लेकिन सरकार की तरफ से थे एसजी तुषार मेहता, जिन्होंने बताया कि स्टेटहुड देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जल्द से जल्द देना चाहिए, लेकिन स्टेटहुड देने का अधिकार किसके पास है? क्या ये राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है? आखिर किसके ऊपर ये फैसला छोड़ा गया है? अभी फैसला तो केंद्र सरकार पर छोड़ा गया है, तो अगर केंद्र सरकार को फैसला लेना है तो उस पर भरोसा रखें। केंद्र सरकार मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उसके अनुसार फैसला लेगी जब अनुकूल स्थितियां होंगी। ये किसी ने मना नहीं किया है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक अनुकूल स्थितियां नहीं होती तब तक स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो बात ये इंडी अलायंस वालों को, ये सेक्युलर लिबरल गैंग को बड़ी बुरी लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आज मौजूदा स्थितियां हैं, जो जमीनी स्थिति है जम्मू कश्मीर की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहलगाम जैसे हमले को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए ही फैसला होगा। ये ठीक है कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, लेकिन जो चल रहा है आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और फिर ये निर्णय लेना कि स्टेटहुड कब मिलेगा या देना है या नहीं देना है, ये केंद्र सरकार, ये निर्णय लेना संसद और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब केंद्र सरकार का ऑफिशियली पक्ष जानने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है और उस पर जब केंद्र सरकार का जवाब आएगा फिर आगे उस पर सुनवाई होगी। लेकिन इनको कोई फौरी राहत नहीं मिली है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे ये दिशा भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई इस तरह की डेडलाइन नहीं देने वाला है, क्योंकि बात जहां जमीनी हालातों की होती है तो जमीनी हालात तो दिख रहे हैं कि किस तरह के हैं। जैसे कि एसजी
तुषार मेहता ने भी बताया कि वहां पर अभी भी आतंकी नेटवर्क कायम है, वहां पर अभी भी टेरर फंडिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कम नहीं हुई है या टेरर फंडिंग को रोका नहीं गया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वहां पर लोकल सपोर्ट अभी भी दिया जा रहा है और लोकल सपोर्ट को ही खत्म करने की कोशिश है, और वो जब तक रहेगा तब तक हालात सामान्य होना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही अगर स्टेटहुड दे दिया जाता है तो वहां पर जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा, और जब इनके हाथ में कंट्रोल होता है तो क्या स्थितियां होती हैं वो हम देख चुके हैं। वहां पर आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा, हड़तालें, यही सब होता है, अलगाववाद पनपता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी तो कह चुके हैं इस बात को कि अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारना है तो पहले वहां पर राजनीतिक कंट्रोल लेना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, अलगाववादियों का समर्थन करती है, उन्हें बचाती है, और यही पूरा नेटवर्क चलता है। और इसीलिए देखिए पूरे स्टेटहुड की मांग हो रही है। आखिर स्टेटहुड है क्या और अभी जो है उससे इन्हें क्या तकलीफ है? देखिए 2019 में 370 हटा, 370 हटाने के साथ ही पहले तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और वो बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह से जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन ये कहा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया जाएगा। अब जैसे कि दिल्ली को भी, दिल्ली के लिए भी कभी मना नहीं है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार कभी कहते हैं पुलिस दो मुझे, कभी कहते हैं मेरे पास ट्रांसफर और नियुक्ति की शक्तियां नहीं है। बार बार गए थे सुप्रीम कोर्ट तो फुल पावर मांगी जाती है क्योंकि उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने से उमर अब्दुल्ला की शक्तियां कम हो गई हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी शक्तियां कम हो गई हैं। अब इसमें उपराज्यपाल की शक्तियां ज्यादा होती हैं। एक तरह से आप सिर्फ कुर्सी के मुख्यमंत्री हो, आप ऑर्डर देते हो, वो ऑर्डर अगर उपराज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं तो फिर आपका आदेश लागू नहीं होगा। और फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में अभी शक्तियों का भी बंटवारा नहीं हुआ है ठीक से कि कौन सी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है और कौन सी उपराज्यपाल के पास है, इसीलिए बेचैनी है। फिर जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इनको पुलिस मिल जाती है, ट्रांसफर करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां मिल जाती हैं। और उससे किया क्या करते थे? पहले ये किया करते थे कि आतंकवादियों को किसी ने सपोर्ट किया और उसको जब उस तक पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अब ये यहां से आ गया फोन कि भैया उसको छोड़ दो। कोई टेरर फंडिंग में पकड़ा गया, फोन आ गया और कहा कि भैया ढील दे दो। तो जब तक आप पकड़ोगे नहीं, सजा नहीं दोगे, सख्ती नहीं करोगे तो लोग सपोर्ट करना कैसे बंद करेंगे? इसलिए वहां पर आतंकवाद बढ़ता गया। इन्होंने नेटवर्क तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। अब कोई सरकार में सपोर्ट कर रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, ये उसको हटाएंगे ही नहीं। अब जब से एलजी के पास शक्ति आई है तो 70 से ऊपर लोगों को हटाया गया है जो आतंकवादियों के समर्थक थे, सिंपैथाइजर थे, उनकी मदद कर रहे थे, जिस पर महबूबा मुफ्ती को बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसे लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। उसमें तो कोई टीचर है, कोई यहाँ सरकारी दफ्तरों में ही काम करता है और ये लोग आतंकवादियों को कोई हथियार मुहैया करा रहा है, कोई जानकारी दे रहा है। अब ये सारी शक्तियां इन्हें चाहिए और स्टेटहुड में इनको और कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ सारी पावर, पुलिस, ट्रांसफर, नियुक्ति, ये सारी पावर अपने हाथ में चाहिए। और इस पावर को आने से ये हो जाते हैं यहाँ के मालिक। और फिर उससे क्या होता है कि ये केंद्र सरकार के साथ बार्गेन करते हैं कि केंद्र सरकार को यहाँ कुछ करने देंगे जब हमारी बातें मानी जाएंगी। और फिर वहां पर पाकिस्तान के साथ भी डील करते हैं। इसी सब के लिए इन्हें चाहिए होता है। इसीलिए ये लोग इतने दिनों तक कश्मीर को नर्क बना के इन लोगों ने रखा था और इसलिए जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाने की। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और एससी तुषार मेहता की भी यही कहने की कोशिश रही कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके, क्योंकि जैसे ही दिया जाएगा तो फिर वैसे ही पुरानी वाली स्थितियां धीरे धीरे आने लगेंगी। और इसलिए फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी सिक्योरिटी केंद्र सरकार देख रही है, गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, उनकी लगातार मीटिंग होती है, सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग होती है, सेना वहां पर है, सीआरपीएफ वहां पर है, पुलिस बल है जम्मू कश्मीर का, उन सबके साथ बैठकें होती है, पूरी सुरक्षा का जायजा लिया जाता है। लेकिन ये पूरा गुपकार गैंग, अब्दुल्ला मुफ्ती, इन लोगों के सहयोगी, ये लोग तो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से ही कोई फैसला ले ले और सरकार पर भी दबाव बनाए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है। लेकिन ये इनकी बड़ी गलती बन गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला की दिया तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्या कहने लायक रहेंगे। फिर अगर ये स्टेटहुड मांगते हैं
तो फिर होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है भाई वहां नहीं हो रहा है जो स्टेटहुड होने पर ही होगा? तो ये सवाल फिर उठने लगेंगे, तो इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलनी तो मुश्किल है। और उमर अब्दुल्ला की टेंशन तो देखिए दूसरे कारणों से भी बड़ी है। उमर अब्दुल्ला की अपनी शक्तियां इनकी कम है और इन्हें ये तो डमी मुख्यमंत्री की तरह है, और जो बची खुची इनकी सरकार है उस पर भी खतरा है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने विधानसभा में 5 सदस्यों को नॉमिनेट करने की पावर उपराज्यपाल को दे दी है कि 5 सदस्य जो कि नामित किए जा सकते हैं उसे उपराज्यपाल करेंगे, और उसके लिए राज्य सरकार से कोई सलाह या सहायता लेने की जरूरत नहीं है। इस पर भी ये भड़के हैं, महबूबा मुफ्ती भी बोली थी, उमर अब्दुल्ला भी बोले थे, क्योंकि इनको डर है। उमर अब्दुल्ला के पास 42 सीटें हैं, बीजेपी के पास 29 हैं। अब ये 5 जो केंद्र सरकार के परामर्श से उपराज्यपाल नियुक्त करेंगे, अगर वो इस तरफ रुझान रखते हैं तो 34 सीटें हो जाती हैं। यहाँ से कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और पीडीपी के पास 3 है, सीपीआईएम के पास 1 है, आपके पास 1 है, सज्जाद लोन के पास 1 है। अब यहाँ अगर 34 हो जाती है तो बहुमत से पीछे रह जाएगी 14, और उमर अब्दुल्ला से बीजेपी पीछे रह जाएगी 8 सीटों से। तो उमर अब्दुल्ला को डर लग रहा है कि यहाँ पर पार्टियां तो पूरी नहीं खिसक सकती बीजेपी की तरफ, लेकिन विधायक तो जा सकते हैं, विधायक तो टूट सकते हैं। तो इसका डर तो इन्हें सताता रहता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो इन्हें नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के ऐसे करने के कोई इरादे नहीं दिख रहे हैं, पर डर तो इनको है कि ये जो डमी कुर्सी मिली हुई है कहीं वो भी ना चला जाए, कहीं कठपुतली मुख्यमंत्री बना हुआ हूं वो भी छिन जाएगी, तो फिर रहूंगा किस काम का। तो इसीलिए इन लोगों को इन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई थी। तो इनका डर तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, इन्होंने हंगामा अभी हुआ था पिछले दिनों, 15 अगस्त को स्टेटहुड की घोषणा हो जाएगी, इसका खूब हंगामा हुआ, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली है, और आगे भी बड़ा मुश्किल है कि इनको कोई राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा का मामला है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की चुनाव एक अलग चीज है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण एक अलग चीज है, जिसका सीधे सीधे संबंध आतंकवाद से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सोच समझकर इस पर फैसला लेगा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच थी, और खासतौर पर जस्टिस बी आर गवई ये सब बातें करते हुए नजर आए, और वो कोई आनन फानन में जल्दबाजी में फैसला लेने की स्थिति में नहीं दिखे, और इस पर आराम से सोच विचार कर केंद्र सरकार के पूरे जवाब जानकर ही कोई फैसला होगा। लेकिन इन लोगों के लिए इस फैसले में ज्यादा कुछ होना बड़ा मुश्किल है, और उमर अब्दुल्ला अभी तो 1 ही साल निकला है, बचे हुए 4 साल भी यही स्टेटहुड ही कहते रह जाएंगे, और बड़ा मुश्किल है कि इनके कम से कम मुख्यमंत्री रहते इनको पूर्ण राज्य का दर्जा देखना नसीब हो जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।